हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो रिवीजन सीरीज चल रही है अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आर एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए, जो अभी 3 अप्रैल को होने वाला है अपर पीसीएस और 27 मार्च को होने वाला है एडवोकेट जनरल। तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेज वाइज सीरीज़ की वीडियोस। तो इनको ज़रूर देख लीजिए। ये डे 11 की वीडियो है तो उसको ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का बजट से कवर किया गया है, जिससे कि आपके एग्जाम में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है उससे सवाल बन सकते हैं। तो इसको जरूर अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलती है, क्विजेज मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, फ्री क्वेश्चन मिलते हैं। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है महाजनपद। देखिए महाजनपद से सवाल पूछ सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से सवाल बनता है महाजनपद से। एंशियंट हिस्ट्री दोनों में है, अपर पीसीएस से भी सवाल आ सकता है, अपर पीसीएस में भी, और एडवोकेट जनरल में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। अब 600 बीसी के आसपास की बात है, जिस टाइम पे 16 महाजनपद थे। देखिए ये इंग्लिश में है और नीचे जो वाली जो फिगर है वो आपको वही 16 महाजनपद आपको हिंदी में दिखा रही है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। तो देखिए जो 16 महाजनपद है वो हैं, एक तो काम्बोज है, गंधार है, कुरु, पांचाल, शुरुसेना, मत्स्य, अवंती, कोसला, मल्ला, वृज्जी, काशी, मगध, अंग, वत्सा, चेतिया। देखिए कई सारे हैं, 16 हैं, और असाका। देखिए ये 16 है। अब इनके आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे और सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो अगर देखे जाए तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दक्षिण में असाका है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पश्चिम में काम्बोज है। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा वृज्जी, या अंगा आप कह सकते हैं, अंग है कि अंगा जो है वो सबसे पूर्व में है, ईस्ट में है। तो सबसे नॉर्थ में हो गया काम्बोज, ये सबसे नॉर्थ में भी है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट में भी यही मिलेगा आपको। सबसे साउथ में जो है वो असाका मिलेगा, सबसे ईस्ट में जो है वो आपको अंगा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 16 महाजनपद है। सभी महाजनपद कौन कौन से महाजनपद हैं वो 16 इनके नाम लिखे हुए हैं। ये इनकी कैपिटल क्या थी और इनकी आज के टाइम पे मॉडर्न लोकेशन क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ते हैं। और ये चीज़ सेम हिंदी में भी लिखी हुई है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी ये बहुत ही सहूलियत रहेगी। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए मेरे से, और बाद में आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो महाजनपद जो है वो देखिए, पहला अंगा है, इसकी जो कैपिटल थी वो चंपा हुआ करती थी। और आज ये जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाला रीजन है वहाँ पे इसकी मॉडर्न लोकेशन है। फिर मगध की बात करें तो मगध है गिरिवराज या राजगीर, ये गया और पटना के पास का एरिया है। काशी तो काशी है ही, बनारस और यानी कि आज का वाराणसी। वत्स जो है वो कौशाम्बी है, यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया है जो। फिर कोशला जो है ये श्रावस्ती है, यानी कि ईस्टर्न यूपी। शुरासेना जो है वो मथुरा का हिस्सा है, मथुरा में। पांचाल जो है वो अचित्रा और कंपिल्या इसकी कैपिटल हुआ करती थी, वेस्टर्न यूपी में। कुरु जो है उसकी कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा के आसपास का एरिया है। मत्स्य की कैपिटल हुआ करती थी विराटनगर, जो आज के टाइम पे जयपुर है। नेक्स्ट इज चेडी, जिसकी कैपिटल होती थी सोथीवाती एंड बांदा, जो आजकल बुंदेलखंड का रीजन है। अवंती, उज्जैन या माहिष्मती, जो आज मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में आता है। गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला, और रावलपिंडी आज के टाइम पे इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट आता है काम्बोज, तो काम्बोज की कैपिटल है पुंछ, यानी कि राजौरी और हजरा जो कश्मीर का एरिया है वो इसका हिस्सा है। उसके बाद अस्माका आता है, तो अस्माका की जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान, और जो गोदावरी नदी का किनारा है वो इसकी आज की प्रेजेंट लोकेशन है। फिर वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और आज का वैशाली जो है वो प्रेजेंट लोकेशन है। मल्ला की कैपिटल थी कुशीनारा, और देवरिया और यूपी का जो हिस्सा है वो आज की टाइम पे इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते हैं कि जो महाजनपद हैं कौन कौन से महाजनपद है। पहली बात तो ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन महाजनपद नहीं है। तो आपको 16 महाजनपद के नाम पता होने चाहिए, इनकी राजधानियाँ क्या थी वो पता होनी चाहिए, कौन सबसे उत्तर में है, कौन दक्षिण में है ये पता होना चाहिए, और उनकी आज के टाइम पे मॉडर्न लोकेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ ये हिंदी में भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि जो अंग है, मगध है, तो उनकी राजधानी क्या है और वर्तमान शहर कौन सा है, यानी कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है, ये भी सेम चीज़ लिखी हुई है। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। और सेम चीज़ ये मैप में आपको दिखा रखी है कि सारे जितने भी महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे ये कम्बोज है, और यहाँ पे ये असक है, यहाँ पे अंगा है, तो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं एक बार आप इसमें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ट्राइब्स की। अगर हम बात करें कि भारत में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनको देख लेते हैं, तो इससे भी सवाल बनता है कभी कभी कि ये ट्राइब जो है किस राज्य की है, ये ट्राइब कौन, या ये ऐसा पूछ लेते हैं कि ये ट्राइब किस रीजन में मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखते हैं। तो मेजर जो ट्राइब्स हैं भारत में अगर हम देखें तो मिजोरम में आपको ट्राइब मिलेगी लुसाई ट्राइब, कुकी ट्राइब, गारो,
खासी, जैंतिया और मिकीर। देखिए ये सब सिर्फ नाम है, तो नाम में आप इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा, इसमें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हालांकि हिंदी में भी मैंने मैप इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी नाम है, नाम को आप देख लीजिएगा। गारो को हिंदी में भी गारो ही कहेंगे, है ना, चाहे वो GARO लिख दें, चाहे हिंदी में आप गारो लिखें। नेक्स्ट आता है नागालैंड। नागालैंड में है नागा, कुकी, मिकीर और गारो। फिर मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ भी हैं, इन तीनों जो जनजाति हैं उनके नाम पे। सिक्किम में आपको मिलेगी लेपचा, भूटिया, लिम्बू, तमांग। त्रिपुरा में मिलेगा चकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग और संथाल। फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा डफला, खमती, सिंगपो और डफला मीरी, अबोर, मीशमी, ये भी हैं। फिर नेक्स्ट असम में मिलेगा आपको बोरो, कचरी, मिकीर, ललुंग, हजोंग। और मणिपुर में मेतीस, पांगलास, नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी ट्राइब किस किस राज्य में मिलती है, वो आपसे मैच द फॉलोइंग करवाने में या किसी भी तरह से सवाल बना के पूछ सकता है। ये तो थी नॉर्थ ईस्ट की बात। अगर हम ईस्ट की बात करें, पूर्व की बात करें, तो जो राज्य आते हैं उसमें आता है सबसे पहले उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं, जनजाति है, वो मिलेगी। तो देखते हैं, एक तो मिलेगी आपको बिरहोर, फिर मिलेगी गोंड, जुआंग, खोंड, कोरुआ, ओराउन और थारुआ। तो ये सब ट्राइब्स मिलेंगी आपको ईस्ट में, उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में मिलेगी आपको असुर ट्राइब, बिरहोर, कौरवा, लेपचा, मुंडा और संथाल। बिहार में मिलेगी असुर, बंजारा, बिरहोर, कोरवा, ओराउन, संथाल। और झारखंड में मिलेगी बीगा, बंजारा, बथुडी, बेडिया, भूमिज, चिक और बराइक। देखिए बड़े अजीब से नाम है, लेकिन आपको कई बार अगर आप इसको 5-7 बार इसको पढ़ लेंगे तो ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि कौन कौन से नाम जो हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स जो हैं वो किस किस राज्य में सिचुएटेड है या किस किस राज्य में वो लोग रहते हैं। फिर सेंट्रल की अगर हम बात करें तो MP और छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, तो MP में आपको भील जनजाति, फिर डामर, गोंड, खोरिया, बिरहोर, ओरावन और पहाड़ी, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ में आपको लगभग सेम से मिलेंगे। गोंड, बैगा, कौरबा, बाइसन, हॉर्न, मारिया, हल्बा, ये सब आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। अगर पश्चिम की बात करें तो गुजरात में आपको मिलेगा भील, धोडिया, गोंड, सिद्धि, बौरदिया। राजस्थान में भील, डामोर, गरासिया, मीना, शहरिया, ये सब राजस्थान की ट्राइब्स हैं। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र की ट्राइब है। देखिए भील जो है वो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो जो भील ट्राइब्स हैं वो जो महाराष्ट्र की ट्राइब्स हैं वो है भील, भुंजिया, चौधरा, दोदिया, नायका और रथवा। गोवा में आपको मिलेंगे धोती एंड सिद्धि। दमन एंड दीव में मिलेंगे डुगला, धोतिया, वर्ली, नायकता और सिद्धि। चाहे आपके ये दमन एंड दीव वाले चाहे आप ध्यान रखें ना रखें, लेकिन ये राजस्थान का जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान से सवाल पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड की। अगर हम बात करें यूपी और उत्तरांचल में, तो यहाँ पे भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, राजी, हम सबको पता है। हिमाचल प्रदेश में है गड्डी, गुज्जर, लोहोल और स्वांगला। JNK में है छडंगपा, गर्रा, गुज्जर और गड्डी। लाइकवाइज फिर आंध्र प्रदेश में चेंचू ट्राइब बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे सवाल पूछ लेता है वो। तो जो चेंचू ट्राइब है वो आंध्र प्रदेश की है। फिर भील है, गोंड है, कोंडाज है, लाम्बडीज है और सुगाली है। केरला में मिलेंगे आपको अधियम, कमरार, कोंडकपुस, मलाइस और पलियार। तमिलनाडु से मिलेंगे इरूलर, इरूलर से भी सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इरूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारा, कोंडाकपुस, कोटा और तोड़ा। तोड़ा ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तोड़ा ट्राइब न्यूज़ में भी काफ़ी रहती है, तो तोड़ा ट्राइब के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि आपको तमिलनाडु में मिलती है ये। नेक्स्ट आता है कर्नाटका। कर्नाटका में भील, चेंचू, गोंड, कुरुबा, कोया, मायका और तोड़ा। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की जो ट्राइब्स हैं इनसे जरूर सवाल पूछे जाते हैं। UPSC में भी सवाल पूछे हैं इसमें, उत्तर प्रदेश PCS भी पूछता है और उत्तराखंड PCS भी पूछ सकता है, या एडवोकेट जनरल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो ट्राइब्स हैं वो हैं जारवाज, निकोबारीज, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पे और ग्रेट अंडमानीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की मिलेंगी आपको अमनदीवी, कोयाज, मालमीज और मलाचेरीज। तो ये जो सभी ट्राइब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं कि सारे जो स्टेट्स हैं, किस किस स्टेट में आपको कौन कौन सी ट्राइब्स मिलेंगी, तो यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि आप राजस्थान में देखेंगे तो आपको सहरिया मिलेगा, भील मिलेगा, गरसिया मिलेगा, मेरात मिलेगा, मीना मिलेगा। तो ये सब आपको राजस्थान में मिलेंगी। तो सभी ट्राइब्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, तो वो यहाँ पे हिंदी में भी मैंशनड है। एक बार आप चाहें तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए भारत की ट्राइब्स तो हो गई इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कि भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं। कुछ ट्राइब्स, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में है, चाहे आप अपर PCS लिख रहे हो, चाहे आप एडवोकेट जनरल लिख रहे हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में होने की वजह से दुनिया में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। तो वो देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पे है। तो ये सबसे पहले देखते हैं। जो एस्किमो मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, कनाडा में, जो कनाडा देश है। बुशमैन मिलेंगे कालाहारी में। ग्वाचो मिलेंगे उरुग्वे में। नीग्रो मिलेंगे अफ्रीका में। बोरा ब्राज़ील में। रेड इंडियन मिलेंगे आपको नॉर्थ अमेरिका में। माओरी न्यूजीलैंड में। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में। वेदास श्रीलंका में। और जो किर्गिज़ है वो मिडिल एशिया में। तो ये सभी ट्राइब्स हैं, ये सभी फेमस ट्राइब्स हैं दुनिया की, और वो उनके एरिया लिख रखे हैं कि किन किन एरिया में ये ट्राइब्स मिलती हैं। तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब शुरू होता है उत्तराखंड का बजट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का बजट जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्प मैनर में बताया गया है कि उत्तराखंड का जो 2021-22 का बजट था, देखिए 2022-23 का बजट तो अब आएगा जब चुनाव जैसे हो गए हैं, अब कैबिनेट जो है वो बन जाएगी, तो उसके बाद वो बजट पेश करेगी 2022-23 का। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट बजट है उत्तराखंड का, वो उत्तराखंड 2021-22 का बजट है। तो उसमें देख लेते हैं कि किस किस तरह से है। हर चीज़ इंग्लिश हिंदी में लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से देखते चले जाइएगा। अगर ये पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है तो फिर सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है 2021-22 के हिसाब से देखा जाए तो वो 2,78,006 करोड़ रुपए का है। जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2021-22 में, जो अभी पिछले साल का जो बजट था, जो लेटेस्ट बजट है 2021-22 का, उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 57,400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। ये 2019-20 में जो खर्च किया गया उससे 10% अधिक है। फिर 2021-22 में जो टोटल रिसीट्स हैं, यानी कितना पैसा आएगा बिना बोरो करे, अगर हमें उधार नहीं लेना, उत्तराखंड राज्य उधार ना ले, और जो टोटल रिसीट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, वो 44,174 करोड़ रुपए की आएगी। खर्च हमें 57,400 करोड़ रुपए करने हैं। रेवेन्यू जो सरप्लस होगा वो 115 करोड़ रुपए हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट 8,985 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतनी हमें पैसे की कमी रहेगी, फिस्कल डेफिसिट रहेगा, वित्तीय घाटा रहेगा। ये चीज़ हमें जो है कहीं से उधार लेनी पड़ेगी, 8,985 करोड़। ये उत्तराखंड के स्टेट का जो जीडीपी है उसका 3.23% है, जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। हमें इसे रिड्यूस करना है, इसे हमें कम करना है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम किया है सरकार ने, एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलाया है। बजट में जो कहा गया है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन एप्पल चलाया गया, और हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी चलाई गई, जिसके तहत ये कहा गया कि हम 20,000 सेब उगाएंगे हर साल, टू इंक्रीज कल्टिवेशन टू 20,000 एप्पल्स, यानी कि पूरे साल में से उत्तराखंड राज्य में से 20,000 सेब निकले। हम एक किलो की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड चेन बने जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग हो सके, मार्केटिंग हो सके, यानी कि सिर्फ सेब को हम सेब के रूप में ना बेचें, फ्रूट के रूप में ना बेचें, उसको प्रोसेस भी कर सकें, यानी कि सेब का मुरब्बा भी बना सकें, अचार भी डाल सकें, यानी कि जो उससे और ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग हो सकती है वो करें, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है उसके दाम बढ़ जाएँ। खाली सेब सस्ता आएगा, लेकिन अगर उस सेब का अचार बनाएंगे, उस सेब का मुरब्बा बनाएंगे, उस सेब का शेक बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी प्रोसेसिंग होने के बाद। फिर बात आती है वाटर मैनेजमेंट की। तो वाटर मैनेजमेंट पे सोंग रिवर जो है, यानी कि जो देहरादून से बहती है, राजा जी से होकर बहती है और गंगा में मिल जाती है, तो जो सोंग नदी है उस पर एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस साल लॉन्च किया गया, 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए। और रिवर्स माइग्रेशन के लिए, यानी कि जो लोग माइग्रेट करके उत्तराखंड छोड़ के जा रहे हैं, उत्तराखंड के गाँव खाली हो रहे हैं, उन लोगों को वापस बुलाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित तो नहीं कह सकते कि वापस बुलाने के लिए आप ये कह सकते हो, तो उसके लिए एक रूरल डेवलपमेंट और माइग्रेशन कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा टू कर्ब रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट। ठीक हो गया। तो अब ये जो चीज़ है, ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसके सेम जो हिंदी में लिखा हुआ है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आपको पढ़ लेना, रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बताया है सब इसमें, राज्य से रिवर्स माइग्रेशन को रोकने के लिए, है ना। तो इन सबको इंग्लिश को हिंदी में कर दिया यहाँ पे, तो एक बार आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद बात आती है ग्रोथ इन GSDP एंड सेक्टर्स इन उत्तराखंड एट कांस्टेंट रेंज 2011। तो 2011-12 के हिसाब से कहाँ कहाँ पे उत्तराखंड में किस किस तरह से किस सेक्टर में वृद्धि हुई है उसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो 2019-20 में, क्योंकि 2019-20 का डेटा है, 2020-21 में लॉकडाउन था, तो उत्तराखंड राज्य ने 2020-21 साल को कंसिडर नहीं किया, या आप कह सकते हो कि बहुत ही कम कंसिडर किया है, क्योंकि 2020-21 में पूरे में लॉकडाउन लगा रहा। तो उस टाइम पे राज्य की क्या ग्रोथ रही या ग्रोथ नहीं रही, उस पर कुछ ज़्यादा हम कह नहीं सकते, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने उसको वैल्यू नहीं दी, या आप कह सकते हो कि उसको काउंट नहीं करा। तो जो डेटा कंपेयर किया गया है 2021-22 के बजट में, वो 2019-20 से किया गया है, तो बीच में 2020-21 वाला साल काउंट नहीं किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं उत्तराखंड में, तो देखिए एग्रीकल्चर में 2.2% की ग्रोथ हुई है 2019-20 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.1% की ग्रोथ हुई है। सर्विस सेक्टर में 6% की ग्रोथ। तो अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, लेकिन आगे डेटा चेंज होगा, अभी उसको भी समझते रहिएगा। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, लेकिन सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल नहीं है उत्तराखंड की इकोनॉमी में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में अगर 3 सेक्टर हम माने, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा उत्तराखंड के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी उत्तराखंड के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो सर्विस का नहीं है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। अभी सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, सबसे कम ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन अगर हम ये देखें कि GSDP में, यानी कि उत्तराखंड का जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। भी हम उसको आगे पढ़ते हैं। अगर हम GSDP की बात करें तो,
और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि पूरे राज्य की अगर हम जीडीपी देखें तो पूरे राज्य की जो जीएसडीपी है वो 4.3% के हिसाब से बढ़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो ग्रोथ रेट रहा है उत्तराखंड की जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस पे वो 4.3% है। ये सेम चीज़ जो इंग्लिश में लिखी हुई है यही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो ग्रोथ रेट है उत्तराखंड का जीएसडीपी पे कांस्टेंट प्राइस पे वो 4.3% है। साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर अगर मैं बात करूँ 2019-20 में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये 3 सेक्टर हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 9%, 52% और 39% उत्तराखंड की इकोनॉमी में। तो यानी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा? 52% का कंट्रीब्यूशन रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। उससे कम रहा सर्विस सेक्टर का 39%, उससे कम रहा एग्रीकल्चर का 9%। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी सवाल आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। 52% के हिसाब से आप आंसर कह सकते हैं। और जो सर्विस सेक्टर है उसका 39% है, वो दूसरे नंबर पे आता है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो एग्रीकल्चर आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आएगा, उसके बाद सर्विस सेक्टर आएगा और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MSA इसको आप ध्यान रख लेना। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन है। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 1,78,050 रुपये जीएसडीपी है हर पर्सन की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड में पूरे भारत के मुकाबले ज़्यादा है। तो उत्तराखंड में 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि जो बेरोजगारी दर है वो 8.9% है। पूरे भारत में 5.8% है। तो 8.9% पूरे भारत के लेवल से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है जिस पे हमें उत्तराखंड राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है यही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई, तो इस बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ करा है और मिनिमम एक्सपेंडिचर कहाँ करा है सरकार ने। जो 2021-22 का जो बजट आया था उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया गया है वो शिक्षा में, खेल कूद में और आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। 9,744 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात की गई है कि इसमें सबसे ज़्यादा हम खर्चा करेंगे। मिनिमम एक्सपेंडिचर किस में करेंगे? अर्बन डेवलपमेंट में करेंगे 1,000 करोड़ रुपए। तो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और मैक्सिमम जो खर्चा किया जा रहा है वो एजुकेशन में यानी कि शिक्षा में, खेलकूद में और आर्ट एंड कल्चर में किया गया है, कला और संस्कृति में किया गया है 9,744 करोड़ रुपए। फिर एक फिस्कल रोड मैप दिया था 2021 से लेकर 2026 तक का फाइनेंस कमीशन ने, वित्त आयोग ने, जो 15वां वित्त आयोग था। तो उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ बताया था, यानी कि 15 फाइनेंस कमीशन ने ये बताया था कि उत्तराखंड या किसी भी राज्य का जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है या फिस्कल डेफिसिट जो होता है, कि फिस्कल डेफिसिट को, वित्तीय घाटे को किस किस तरह से हमें कम करना है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जब ज़्यादा रहेगा तो सरकार को ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, हमें ज़्यादा उधार नहीं लेना, यानी राज्य सरकार को ज़्यादा उधार नहीं लेना है, उधार को कम करना है। तो वो कैसे कम करेंगे? तो 2021 से लेकर 2026 तक ये कहा गया कि 2021 से लेकर 2022 तक हम 4% के दर से कम करेंगे, कि इतना हो सकता है, 4% ऑफ जीएसडीपी हो सकता है। फिर 2022-23 तक हम 3.5% पे उसको ले आएंगे और 2023 से लेकर 2026 तक हम उसको 3% पे ले आएंगे। इस तरह से अगर हम, जो हमारा टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, अगर हम वो इतना कर दें तो हमारा जो राज्य है वो काफ़ी आगे तक प्रगति कर सकता है। ये बात कही गई है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट आता है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर। देखिए कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि वो खर्चे जो करने ही हैं, यानी यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वो खर्चे जो करने ही होते हैं, कमिटेड हैं। यानी कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट, चाहे आपका राज्य में कुछ काम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी। जिस पर्सन की पेंशन जाती है उस पर्सन को पेंशन देनी पड़ेगी। तो ये वो खर्चे हैं जो कमिटेड हैं, यानी कि सरकार को करने ही करने होंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है 2021-22 के बजट में, अगर हम देखें 2021-22 का जो बजट एस्टीमेट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए जरा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो 2021-22 का जो बजट एस्टीमेट है यहाँ पे अगर हम देखें तो सैलरी में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 16,423 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाने की उम्मीद है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा होना है यहाँ पे, मैक्सिमम होना है। सबसे कम जो होना है वो इंटरेस्ट पे होना है, जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है सरकार को 6,053 करोड़ रुपए सबसे कम है। और पेंशन पे हमें खर्च करने हैं 6,400 करोड़ रुपए। तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो किया जाएगा वो सैलरी देने में किया जाएगा, दूसरे नंबर पे पेंशन देने में किया जाएगा और तीसरे नंबर में इंटरेस्ट देने पे किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किस पे कितना खर्चा कर रहे हैं। सैलरी में सबसे ज़्यादा खर्चा है, उसके बाद फिर पेंशन में खर्चा है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पे खर्चा है। ये वो खर्चे हैं, सरकार कुछ कमाए ना कमाए, कुछ काम करे ना करे, लेकिन ये वो खर्चे हैं जो उसको करने ही पड़ेंगे। इतना तो एटलीस्ट उसको खर्चा करना ही पड़ेगा, 28,875 करोड़ रुपये का। फिर नेक्स्ट आता है कि बजट में किस तरह बताया गया कि टोटल जो खर्चा करना है बजट का 2021-22 का जो बजट है उसका खर्चा है टोटल 57,400 करोड़ रुपए, जो 2019-20 के मुकाबले, जो 2019-20 का जो बजट था उसके मुकाबले 10% ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे 47,495 है, ये करीब 57,400 हो गया है,
यानी कि 10% बढ़ गया है। उसके बाद हम बात करें तो 44,174 करोड़ रुपए रिसीप्ट आएंगे, यानी कि हम उधार नहीं लेंगे तो बिना उधार लिए इतना पैसा आ जाएगा, उधार लेना पड़ेगा इतना रुपए, तो 57,000 रुपये हो जाएंगे। फिर रेवेन्यू बैलेंस 115 करोड़ रुपये हो जाएगा और फिजिकल डेफिसिट इतना रहेगा। तो फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा? 3.23% रहेगा। ये ध्यान रखना है हमें कि 3.23%। देखिए उत्तराखंड राज्य अभी से ही 3% 3.23% के आसपास जा रहा है और हमें 0.23% अगर हम कम कर देंगे तो हम 3% वाले स्लैब में आ जाएंगे, जो 2023 से लेकर 2026 तक के बीच में 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी हमने ऊपर देखा उसमें बताया गया। तो हमें इतना थोड़ा सा और काम करना है जिससे कि हम 3.23% से उसको घटा के 3% या 3% से भी नीचे लिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिगर होगी किसी भी राज्य के लिए। उसके बाद आती है एक्सपेंडिचर बजट की, कहाँ पे कितना कितना खर्चा करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2021-22 में कहा गया कि हम 13,364 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम एक ऐसी एसेट बनाते हैं जो हमारे लिए कैपिटल है, यानी कि जैसे सड़कें बनानी हुई, यानी कि कोई बिल्डिंग्स बनानी हुई, तो वो ऐसी एसेट हैं जो कि बहुत लंबे समय तक काम करेंगी। जो की चीज़ लंबे समय तक काम करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहा जाता है। और बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो ऐसे खर्चे हैं जो हमें हर बार करने हैं, हर महीने करने हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलते। तो वो है जैसे सैलरी पेमेंट करने होंगे तो वहाँ पे तो वो तो खर्चे हर महीने देने हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो है 44,036 करोड़ रुपये टोटल मिला के, और टोटल मिला के 57,400 करोड़ रुपये बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि ये आप जरूर देखिएगा इस ग्राफ को, और इससे आप समझिए कि कहाँ पे सरकार कितना कितना खर्चा कर रही है। तो 2021-22 में पढ़ाई पे जो टोटल खर्चा करना है 57,400 करोड़ रुपये का। ये फिगर भी एग्जाम में पूछा सकती है कि उत्तराखंड का 2021-22 का जो बजट था वो कितना था? 57,400 करोड़ रुपये था, 57,400 करोड़ रुपीज़ था। सबसे ज़्यादा जो खर्चा करना है हमें, सबसे ज़्यादा खर्चा करना है पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। दूसरे नंबर पे खर्चा होगा फिर हमारा एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे होगा 6.7% खर्चा करना है टोटल एक्सपेंडिचर का। 57,400 करोड़ में से 6.7% उसका हम टोटल खर्चा करेंगे किस पे? एग्रीकल्चर पे। तीसरे नंबर पे हम खर्चा करेंगे हेल्थ पे 6.5%, और चौथे नंबर पे हम खर्चा करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों पे हम सेम खर्चा करेंगे 6.5%। तो दोनों पे समान खर्चा होना है, तो रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ पे समान खर्चा है। उसके बाद हम खर्चा करेंगे पुलिस पे खर्चा होना है 4.2% बजट का, और उसके बाद हम खर्चा करेंगे सड़कें बनाने में और पुल बनाने में, रोड्स में, ब्रिजेस में, जो कि 3.6% खर्चा होना है टोटल बजट का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लेना कि तो सीक्वेंस क्या है। सबसे ज़्यादा खर्चा होगा पढ़ाई पे, उसके बाद खर्चा होगा एग्रीकल्चर पे, फिर होगा हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट पे, फिर होगा पुलिस पे, और फिर होगा सड़कों पे और ब्रिजेस पे। ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें उत्तराखंड राज्य का हम देखते हैं। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस आया था कि 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था कि जो केंद्र सरकार जितना भी पैसा कमाती है, जितना पैसा इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, उसका 42% वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर स्टेट को ख़त्म करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गई और लद्दाख अलग बन गई, तो वो 42% घटाकर 1% कम कर दिया गया उसमें, और 41% कर दिया गया कि 41% डिवोल्यूशन होगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई, सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है। तो उसमें आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो 2021-26 के समय के लिए आई, वो 1 फरवरी 2021 को रिलीज़ की गई, और 2021-26 के पीरियड में कमीशन ने कहा कि भाई जो शेयर है स्टेट्स का डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी कि जो सेंट्रल टैक्स का डिविजिबल पूल है, यानी कि वो पूल, यानी कि वो एक स्विमिंग पूल जिसमें से पानी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 41% होगा। और 2020-21 में भी यही रहा, जो 1% पॉइंट कम हुआ 42% से 4वें फाइनेंस कमीशन में। 14th फाइनेंस कमीशन में जो 42% दिया हुआ था वो 1% कम क्यों हुआ? वो 1% कम इसलिए हुआ क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई है, तो उनका सरकार का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देगी, क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं, तो वो उसका खर्चा देंगे। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना कहा? 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% कहा। उस 41% में से उत्तराखंड का शेयर कितना रहेगा? उत्तराखंड का शेयर रहेगा 0.46% शेयर रहेगा 15th फाइनेंस कमीशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड का शेयर 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 41% कितना रहेगा? 0.46%। उसका मतलब ये हुआ कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपये निकालती है डिविजिबल पूल में से पूरे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसमें से उत्तराखंड को कितने मिलेंगे? 100 रुपये में से 0.46 रुपीज़ मिलेंगे, या 46 पैसे मिलेंगे, ये आप कह सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आउट ऑफ एवरी 100 रुपये ऑफ रेवेन्यू इन द डिविजिबल पूल ड्यूरिंग द 2021-26 पीरियड, उत्तराखंड विल रिसीव ₹0.46। तो 46 पैसे या 0.46 रुपीज़ उत्तराखंड राज्य को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फिगर से देख लेते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन जो 2015 से लेकर 2020 तक चला,
उत्तराखंड में उसमें जो उत्तराखंड का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें वो 0.44 था, क्योंकि उस टाइम पे टोटल 42 हुआ करता था, तो 42 में से 0.44 था उत्तराखंड का। फिर 15 फाइनेंस कमीशन, हालांकि 15 फाइनेंस कमीशन के टाइम पे क्योंकि कोरोना लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो उस टाइम पे उसमें प्रॉब्लम आई। हालांकि वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसको एक बार पीरियड बनाया गया 2020-21 का, और फिर 5 साल का पीरियड बनाया गया 2021 से लेकर 2026 का। तो 2020 से 21 तक 0.45 था उत्तराखंड का, लेकिन 2021-26 में ये शेयर कितना हो गया, बढ़कर 0.46% कर दिया गया और 41% हो गया टोटल डिविजिबल पूल का। तो अब ये 2020-21 से 2021-26 तक जो चेंज आया, वो चेंज कितने का आया, 1.3% का चेंज आया। एक तो चेंज आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड राज्य 0.46% लेगा आउट ऑफ 41%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लेना। उसके बाद आता है कि टैक्स जो डिवॉल्व हुए हैं स्टेट्स में, अगर हम देखें तो उत्तराखंड को 7,441 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग सेक्टर्स में देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में कितना कितना पैसा किस किस को दिया गया है, तो वो मैंने आपको पहले ऊपर बताया है परसेंटेज के थ्रू में, और यहाँ पे हम एक्चुअल अमाउंट में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ 9,744 करोड़ रुपए बजट एस्टिमेट 2021-22 में, वो हुआ एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को और कल्चर को, यानी कि शिक्षा को, खेलकूद को, कला और संस्कृति को। उसके बाद फिर सबसे कम होता है 1,000 करोड़ रुपए अर्बन डेवलपमेंट को, यानी कि शहरी विकास को। और जो सेम होता है वो देखिए 3439 बिल्कुल सेम है ये दोनों। ये है रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि हेल्थ को, और यानी कि जो आपकी हेल्थ है और जो रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास है, इन दोनों के लिए सेम अमाउंट एलोकेट किया गया है 3439। लेकिन सवाल अगर इस तरह से पूछें कि सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ाया किस में गया है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट 59% इंक्रीमेंट हुआ है वाटर सप्लाई में। तो जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया भारत के अंदर, उसके तहत उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पैसा आया जल जीवन मिशन के तहत। उन्होंने जो हर घर नल से जल वाली स्कीम थी कि हर घर में पानी की टंकी आएगी गाँव के अंदर, जिससे लोगों को पीने का पानी मिलेगा टंकी से, और लोगों को यानी कि जो गाँव की महिलाएँ हैं उनको बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। तो उसके लिए 59% सबसे ज़्यादा जो पैसा इंक्रीमेंट किया गया वो इसमें किया गया। पहले 1189 था पिछले साल के बजट में, इसको बढ़ाकर अब 1893 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो 59% का इंक्रीमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट की गई है वो अर्बन डेवलपमेंट में पिछले साल यानी कि 2020-21 के रिवाइज एस्टीमेट में 1626 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। इस साल सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए हैं इस चीज़ के लिए। तो 38% का, यानी कि -38%, आप कह सकते हैं कि -38% की गिरावट हो गई, यानी 0% से भी 38%, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे हैं जो उनको कम कर दिए गए हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वाटर सप्लाई के लिए, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट की गई है वो की गई है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा था उत्तराखंड बजट का। तो उत्तराखंड बजट में से इससे ऊपर सवाल मुझे मुश्किल लगता है कि आएंगे, तो इनको आप बार बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इन वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो वीडियोस हैं के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएं। और अभी भी टाइम है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो पर पीसीएस की टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।